नमस्कार। रॉबर्ट ब्राउन की कई कविताएं मैंने अपलोड की हैं और बेहद खूबसूरत होते हैं उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और जैसे उसके दूसरे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स अपने आप में खूबसूरत थे, वैसा ही ये भी है। अ वुमन्स लास्ट वर्ड, एक औरत का आखिरी शब्द। तो ऐसा नहीं है कि इस पोइम में वो औरत मरने जा रही है, ये उसका आखिरी शब्द है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा झगड़ा है। वो जो पुरुष है, जो मर्द है, वो उसका आशिक भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो उसका आशिक है या फिर उसका शौहर है। लेकिन जो भी है, सामने एक मर्द है और उससे वो कह रही है कि चलो झगड़ा काफ़ी हुआ, अब सो जाते हैं। तो ये जो पोएम है ये दिखाती है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो युग था, विक्टोरियन एज था, उसमें औरतों से क्या उम्मीद की जाती थी कि वो वैसा करें जैसा मर्दों को पसंद हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाएं, वो मतलब उनके प्रति ओबीडियंट हों, उनके हुक्म की नाफरमानी ना करें। तो ऐसे ही कुछ विचार यहाँ पर दिखेंगे आपको कि अगर झगड़ा है तो औरत को समझौता कर लेना चाहिए वहीं। और मतलब सबमिशन की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए, सरेंडर की फीलिंग उनके अंदर होनी चाहिए कि उन्हें अपने जो पुरुष साथी है, जो मर्द है, उसके सामने उनको सरेंडर करना है। ये नहीं है कि अड़ियल रुख अपनाएं और अपनी बात पर अड़ी रहें। तो देखिए क्या कहती है ये महिला, ये जो औरत है। तो 10 स्टेंजाज हैं टोटल, और हर स्टेंजा में 4 लाइंस हैं, यानी क्वाट्रेन फॉर्म में है ये पोएम। छोटी सी है अब, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। लेट्स कंटेंड नो मोर लव, स्ट्राइव नॉर वीप, यानी क्या कह रही है, लेट्स कंटेंड नो मोर, कंटेंड माने लड़ना झगड़ना, नो मोर और नहीं, लव प्रिय, स्ट्राइव नॉर वीप, ना अब हमें, स्ट्राइव मैंने वैसे कोशिश करना होता है, तो बात को, किसी बात को प्रूव करने की कोशिश अब हमें नहीं करनी है, नॉर वीप और ना ही, और रोना है, लड़ना झगड़ना और रोना, ये सब कुछ अब हमें नहीं करना है। ऑल बी एज बिफोर, यानी सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही चलो करते हैं, लव मेरे प्रिय। ओनली स्लीप, हम केवल सो जाते हैं। तो अब चलो ये लड़ाई झगड़ा बंद करें और जैसा पहले था सब कुछ, मोहब्बत जैसी कायम थी वैसी ही इसको कायम करते हैं और सो जाते हैं, इस झगड़े को यहीं रोक देते हैं। फिर सेकंड स्टेंजा देखिए। What so wild as words are, I and thou in debate, as birds are hawk on bough. वॉट सो वाइल्ड, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतनी जंगली है जितना कि शब्द होते हैं। यानी शब्दों की ताकत ऐसी होती है, वो किसी को भी लड़ा सकते हैं। आपसे किसी ने कोई बात कही, आपने उसका उल्टा जवाब दिया और बदतमीज़ी से भरा जवाब दिया, तो सामने वाले को भी फिर गुस्सा आएगा, वो और भी ज़्यादा कड़वा जवाब देगा बदले में आपने उससे भी ज़्यादा कड़वा जवाब दिया, और फिर बात मार पिटाई तक आ जाएगी, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाएंगे। बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो शब्दों से शुरू होती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े हों, घर परिवार में झगड़े हों, या फिर वो किसी भी प्रकार के। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वर्ड्स हैं जो कि झगड़ा कराते हैं, जो कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करवा देते हैं। किसी के बारे में किसी ने कुछ बोला और वो बात बढ़ते बढ़ते उसका बतंगड़ बन जाता है, और लड़ाई झगड़े और फिर तमाम दुनिया के मुकदमेबाजी और जाने क्या क्या चलता रहता है, मर्डर हो जाते हैं। तो वॉट सो वाइल्ड एज वर्ड्स आर, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतनी जंगली है, इतनी असभ्यता से भरी हुई है जितना शब्द हैं। यानी शब्दों में एक बहुत बड़ी ताकत है। आई एंड दाउ, आई मैं और दाउ माने तुम, यू मैं और तुम, इन डिबेट, यानी जब हम डिबेट कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, और तुम अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, मैं अपने आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ। तो जब मैं और तुम बहस कर रहे होते हैं, एज बर्ड्स आर, जबकि जैसे कि दो चिड़ियाँ कर रही हों। एक सिमिली है यहाँ पर, बड़ी अच्छी सी सिमिली है कि जैसे मान लीजिए फख्ताओं का एक जोड़ा है और आपस में
चोंच लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो हम उस वक्त ऐसे ही हैं जैसे कि दो चिड़ियाँ होती हैं, दो फख्ताएँ होती हैं, हॉक ऑन बाव। तो हॉक बाज पक्षी होता है, ऑन बाव वो शाखाओं पर बैठा है। तो हम आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर से बाज हमको घूर रहा है, यानी हम उसका शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ हॉक जो है वो एक तरीके से सिंबल है आने वाली मुसीबतों का। तो जब आप आपस में झगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो परिणति होगी, उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, जो उसके परिणाम होंगे, वो आपके लिए खुशनुमा तो नहीं होंगे। किसी भी लड़ाई झगड़े का परिणाम खुशनुमा तो नहीं होता, चाहे छोटी लड़ाई हो, घर परिवार की लड़ाई हो, मियाँ बीबी की लड़ाई हो, या फिर लार्ज स्केल पर दो देशों की लड़ाई हो, है ना, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो वो बहुत लार्ज स्केल पर लड़ाई है। तो कोई भी लड़ाई आखिर में आपके लिए मुसीबतें ही लेकर आती है। तो यहाँ जब हम दोनों लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो हम उन चिड़ियाओं की तरह हैं जिनके ऊपर बाज मंडरा रहा है ना। बहुत बहुत ही सुंदर यहाँ पर सिमिली है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा ये सिमिली देखकर। थर्ड स्टेंजा देखिए, सी द क्रिएचर इज टॉकिंग वाइल वी स्पीक, हश एंड हाइड द टॉकिंग, चीक ऑन चीक। सी द क्रिएचर इज टॉकिंग, यानी देखो वो जो क्रिएचर है, वो जो प्राणी है, स्टॉकिंग हमें, हमारा पीछा कर रहा है, हमें मतलब झपट्टा मारने के लिए तैयार है। वाइल वी स्पीक, जिस वक्त के हम आपस में बोल रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, वो पक्षी हमारे ऊपर झपट्टा मारने को तैयार है, यानी मुसीबतें हमारे ऊपर आने को तैयार हैं, जो कि आती ही हैं अक्सर लड़ाई झगड़े के बाद। तो ऐसे में हमको क्या करना है? हश एंड हाइड। हश माने शांत हो जाना है, चुप हो जाना है। हाइड और छुपा लेना है। द टॉकिंग, अपनी बातचीत को हम उसको सुनाई ना दें, हम उसको दिखाई ना दें। यानी जो मुसीबतें हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम शांत हो जाएं। यानी बहस अगर आप कर रहे हैं तो आप में से अगर एक भी शांत हो जाता है, चाहे मियाँ बीवी की बहस हो, किसी की भी बहस हो, अगर एक शांत हो जाता है दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा, बहस खत्म हो जाएगी, लड़ाई बंद हो जाएगी, और जो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है वो टल जाएगी। तो हश एंड हाइड द टॉकिंग, चीक ऑन चीक, और अपने गाल से गाल मिला के सटा के हम ये झगड़ा शांत कर दें, है ना, इस झगड़े को, इस बहस को मोहब्बत में बदल दें। वाह। फिर देखिए, फिर आगे फोर्थ स्टेंजा, वॉट सो फॉल्स एज ट्रूथ इज फॉल्स टू दी, वेयर द सर्पेंट्स टूथ इज शन द ट्री, वॉट सो फॉल्स एज ट्रुथ इज। अब देखिए, जब झगड़ा हो रहा होता है तो जो सच होता है वो भी झूठ नज़र आता है ना। पत्नी एक बात कह रही है, वो उसके पति को झूठ नज़र आ रही है, और जो पति बात कह रहा है वो पत्नी को झूठ नज़र आ रही है। तो झगड़ा तो तभी होता है ना जब हमें सामने वाले की बात सही नहीं लगती, सच नहीं लगती, तभी झगड़ा होता है। सच लगे तो फिर नहीं होगा ना झगड़ा। तो वॉट सो फॉल्स एज ट्रुथ इज, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि व्हाट सो फॉल्स, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इतनी झूठ हो, एज ट्रुथ है, जितना सच है तुम्हारे लिए, फॉल्स टू दी, तुम्हारे लिए, तो जो मेरा सच है वो तुम्हारे लिए झूठ है, तुम्हें उसमें झूठ नज़र आता है। यही तो झगड़े की जड़ है। वेयर द सर्पेंट्स टूथ इज, यानी जहाँ सांप का, सर्पेंट सांप होता है और उसका टूथ यानी डंक है, जहाँ सांप का डंक हो, शन द ट्री, उस पेड़ से बच के रहो, उस पेड़ से नफरत करो, उस पेड़ के पास ना जाओ। तो यहाँ एक रेफरेंस है जो कि बाइबल में आता है, और जो क्रिश्चियनिटी का के जो माइथोलॉजी है, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, उसमें आता है कि एडम और ईव पैराडाइज में रहते थे। भगवान ने उनको बनाने के बाद पैराडाइज में रखा था, और मैंने ये कई बार सुनाई भी है। भगवान ने पहले एडम को बनाया था, पहले 6 दिन और चीज़ें बनाई, लास्ट में भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा एक प्राणी बनाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें अब तक बनाई हैं, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, उनमें कुछ भी मेरे जैसा नहीं है। तो ईश्वर ने सोचा कि अब मैं एक ऐसा प्राणी बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा, मेरा प्रतिरूप होगा। तो भगवान ने एडम को बनाया।
एडम को उन्होंने पैराडाइज में रखा, गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है उसको। तो गार्डन ऑफ ईडन बहुत अच्छी जगह थी, बहुत खूबसूरत जगह थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, हमेशा अच्छी सुगंधित पवन चलती रहती थी, सारी चीज़ें वहाँ पर थीं। लेकिन एडम वहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस करता था। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान ये देखिए सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं, सभी आपस में जानवर बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है मेरा। कोई तो ऐसा हो हे भगवान जिससे मैं बात कर सकूं, अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। तो भगवान ने एडम की एक पसली ली और उसको ज़मीन पर डाला, तो वो ईव बन गई, उनको ज़िंदगी दी भगवान ने। अब एडम और ईव वो दोनों आपस में मज़े से रहने लगे गार्डन ऑफ ईडन में, और अब एक दूसरे से बातें शेयर करते थे और दोनों बहुत खुश थे। फिर जो सैटर्न है, सैटर्न के मन में शैतानी आई, उसका तो नाम ही शैतान है। तो उसने कहा अच्छा ये बड़े मज़े से रह रहे हैं। और वैसे भी सैटर्न का और गॉड का पहले लड़ाई हो चुकी थी और गॉड ने उस सैटर्न को निकाल दिया था स्वर्ग से और नीचे नर्क में भेज दिया था। तो बदला लेने के लिए वो यहाँ आता है गार्डन ऑफ ईडन में, और ईव को कहता है कि अच्छा, भगवान ने उस गार्डन ऑफ ईडन में एक पेड़ का फल खाने से मना किया था, फॉरबिडन फ्रूट था वो, ट्री ऑफ नॉलेज था। तो सरपेंट जो था यानी सैटर्न जो था उसने कहा कि भाई ईव, एडम उस वक्त नहीं था, अकेली ईव थी। तो ईव जो भगवान ने ये वाला फल खाने को तुमसे मना किया है, इसको जरा खा के देखो। तो ईव ने कहा नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, भगवान ने मना किया है। तो उसने कहा यही तो ख़ास है, यही तो सबसे अच्छा फल है, अब देखो भगवान कितना चालाक है, उसने तुमसे छुपा कर रखा है, इसे तो खा कर देखो। तो इस तरीके से उसने कोक्स किया, इस तरीके से उसने परसुएड किया इतने अच्छे अच्छे शब्दों में कि ईव उसकी बातों में आ गई। ईव ने वो फल खा लिया, फॉरबिडन फ्रूट। अब जब एडम आया तो उसने एडम को बताया कि मैंने ये फल खा लिया है। तो एडम बोला कि अरे मैं तो फिर से अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। तो एडम ने भी फिर वो फल खा लिया, और भगवान को जब पता चला तो उन्होंने एडम और ईव दोनों को ही गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया, पैराडाइज से निकाल दिया। तो ये कहानी है। अब ये यहाँ पर जो जिक्र है कि वेयर द सरपेंट्स ट्रूथ इज़, यानी जहाँ ये जो सांप है, जो सैटर्न आया था एक सांप की रूप में आया था, सरपेंट के रूप में आया था। तो जहाँ सरपेंट का टूथ हो, शन द ट्री, उस पेड़ से बच के रहो। तो सारी मुसीबतें वहीं से शुरू हुई, यानी ना वो उस पेड़ का फल खाती, ना उसकी बातों में आती, और ना ही सारी मुसीबतें आती। उसके बाद सारी बीमारियां, डेथ, गार्डन ऑफ ईडन में ना बीमारियां थी ना मौत थी, कोई परेशानी ही नहीं थी, सारी परेशानियां उसके बाद ही शुरू हुई, ऐसा बिलीफ है क्रिश्चियनिटी में। तो जहाँ ये सरपेंट का ट्रूथ है, यानी आपको कोई चीज़ ऐसी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, कन्विंस कर रही है, जो बाद में मुसीबतों का कारण बन सकती है, तो उस पेड़ से बच कर रहो, ये कहने का मतलब है। तो ये जो आपस का लड़ाई झगड़ा है, ये भी एक उसी पेड़ की तरह है। शैतान आपको खींच रहा है, आपको, यानी जो औरत है वो ये कह रही है कि जैसे उस वक्त ईव को कन्विंस किया था, और वो मतलब एडम ने तो नहीं खाया फल, तो एक तरीके से एडम के भी खिलाफ गई, वो ईश्वर के भी खिलाफ गई। तो अभी भी अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो उसी तरीके से मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं आप। तो जहाँ सर्पेंट्स ट्रूथ है, वो उस पेड़ से आपको बचना है, यानी कि आपको एडम के खिलाफ जाने से बचना है। चलिए, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ माइथोलॉजिकल रेफरेंस है सरपेंट्स ट्रूथ, यानी ये किसके लिए रेफरेंस है? सैटर्न के लिए। तो ये आप बता देंगे अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएं या एक्सप्लेनेशन पूछा जाए। अब देखिए 5th स्टेंजा देखिए, वेयर द एप्पल रेडेंस नेवर प्राई लेस्ट वी लूज आर ईडन्स ईव एंड आई। तो वो जो फल था फॉरबिडन ट्री का, एक एप्पल की फॉर्म में था। तो वेयर द एप्पल रेडेंस, जहाँ लाल सेब हो, जहाँ सेब लाल हो रहा हो, नेवर प्राई, प्राई का मतलब होता है निहारना, देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना। तो उधर कभी मत निहारो जहाँ ये एप्पल लाल हो रहा हो। तो ये एक अट्रैक्शन है जो अपनी ओर खींच रहा है। तो जो रेड एप्पल है यहाँ एक तरीके से
वो आपको अपनी ओर खींच रहा है। आप लालायत होते हैं बहस करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बातों का जवाब देने के लिए, तो ये एक रेड एप्पल है जो अपनी ओर खींच रहा है। आपको क्या करना है, उधर नहीं देखना है। वेयर द एप्पल रेडन्स नेवर प्राई, उधर कभी मत देखो जहां सेब लाल पड़ रहा है और आपको अपनी ओर खींच रहा है। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट वी लूज, वैसे लेस्ट जहाँ आता है वहाँ शुड ज़रूर आता है। अब ये तो क्योंकि पोइट्री है और पोइट्री में ग्रामर के रूल्स तो लागू होते नहीं, तो लेस्ट वी लूज, कहीं हम खो न दें आर ईडन्स, अपना ईडन है ना, तो बात उसी ईडन की आ गई ना, गार्डन ऑफ ईडन, तो कहीं हम अपना ईडन न खो दें। ईव एंड आई, तो ईव की अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, ईव और मैं, तो जैसे ईव थी यानी इस कायनात की पहली औरत और एक मैं हूं औरत, तो जैसे ईव ने ईडन खो दिया बात न मानकर ईश्वर की, और उसके खिलाफ जाकर, और एक तरीके से एडम के खिलाफ जाकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपना ईडन खो दूं। यानी जो घर है या फिर ये जो मोहब्बत की दुनिया है जो अपने प्रेमी के साथ उसने बसा रखी है, या घर ही है, मान लो हस्बैंड है, तो वो एक ईडन की तरह है, और अगर उसके खिलाफ आप जाओगी तो ईडन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको उस झमेले में नहीं पड़ना है, आपको उसके खिलाफ नहीं जाना है, आपको वो एप्पल नहीं खाना है जिससे कि आप अपने ईडन खो दें। यानी देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि विक्टोरियन एज में ये माना जाता था कि औरतों को अपने हस्बैंड्स के खिलाफ या परिवार के जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं होता, उनको उनका ईडन उनसे छिन जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो ईडन आपसे छिने, इसलिए आपको वही करना है जो आपके मर्द चाहें। चलिए नेक्स्ट, बी अ गॉड, एक देवता बनो। चलो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। बी अ गॉड एंड होल्ड मी विद अ चार्म, बी अ मैन एंड फोल्ड मी विद दाइन आर्म। बी अ गॉड यानी एक देवता बन जाओ, एंड होल्ड मी और मुझे पकड़ लो, जकड़ लो, विद अ चार्म अपने जादू से। तो जो गॉड होते हैं उनका उनका चार्म ही अलग होता है ना, वो तो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग्स से थोड़ा अलग होते हैं। तो वो अपने चार्म से अपने आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे एक देवता की तरह तुम बन जाओ और मुझे अपने जादू से अपनी ओर खींच लो। बी अ मैन और एक मर्द बन जाओ, एंड फोल्ड मी और मुझे जकड़ लो, विद दाइन आर्म अपनी बाहों में, है ना। तो थोड़ा डिफरेंस है गॉड में और मैन में, है ना। तो एक देवता की तरह मुझे अपने चार्म से अपनी ओर खींच लो, और एक मर्द की तरह, एक इंसान की तरह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ स्टैंजा। टीच मी, ओनली टीच, लव एज आई ओट, आई विल स्पीक दाई स्पीच, लव थिंक दाई थॉट। तो अब देखिए, वही जो फीलिंग है, वही जो आइडियोलॉजी है विक्टोरियन एज की, यहाँ पर और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन उसका हुआ है, और ज़्यादा आपके सामने आ रही है, आपको दिख रही है कि औरतों को वही करना चाहिए जो मर्द उनसे कहें। तो टीच मी, मुझे सिखाओ, ओनली टीच, केवल मुझे सिखाओ, लव मेरे प्रिय, एज आई ओट, जो मुझे करना चाहिए, ओट माने चाहिए, कि मुझे जो करना चाहिए वो तुम मुझे सिखाओ, मैं वही करूँगी। आई विल स्पीक, मैं वही बोलूँगी, दाई स्पीच, जो तुम मुझे बोलना सिखाओगे। लव थिंक दाई थॉट, मैं वही सोचूंगी जो तुम्हारे ख्याल होंगे। तो अगर आप वही बोलेंगी जो आपके घर के मर्द कहें, आप वही सोचेंगी जो आपके घर के मर्द कहें, तो फिर काय बात का झगड़ा, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। तो औरतों को इसी तरीके से रहना चाहिए। विक्टोरियन एज का ये ख्याल था। पैट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि आज भी आज के मर्द ये ना चाहते हो, हर जगह हर युग में यही कोशिश रहती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी तो शुरू से रहा है, अभी भी है, और मुझे लगता है कि हमेशा रहेगा
कि आप वही सोचें जो आपसे सोचने के लिए कहा जाए, आप वही बोलें जो आपसे बोलने के लिए कहा जाए। इंडिपेंडेंटली आपकी कोई सोच नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली आप कुछ ना बोलें, यही आपसे उम्मीद की जाती है। तभी आप एक अच्छी बेटी होती हैं, आप एक अच्छी पत्नी होती हैं, है ना। तो एज अ वुमन आप अच्छी तभी होंगी, आप रेस्पेक्टेबल तभी होंगी जब आप मर्दों के अनुसार चलें, जब जो घर के मर्द कहें आप वैसा ही करें, इंडिपेंडेंटली आप कुछ ना सोचें। तो ये विक्टोरियन आइडियोलॉजी है यहाँ पर। फिर देखिए 7th स्टैंजा, सॉरी 8th स्टैंजा देखते हैं। मीट इफ दाउ रिक्वायर इट बोथ डिमांड्स लेइंग फ्लैश एंड स्पिरिट इन दाई हैंड्स। और मुझे क्या करना है, मीट माने वैसे मिलना होता है, लेकिन यहाँ पर मीट का मतलब है आपूर्ति करना, पूर्ति करना, यानी इफ़ दाव यदि तुमको रिक्वायर माने ज़रूरत हो इसकी, बोथ डिमांड्स दोनों ही मांगों की, यानी तुम्हारी जो दोनों मांगे हैं उन दोनों की पूर्ति करना, है ना। एक पुरुषों को क्या चाहिए स्त्रियों से, है ना, मर्दों को घर की औरतों से क्या चाहिए, दो डिमांड उनकी होती हैं, क्या है, लेइंग फ्लैश एंड स्पिरिट इन दाई हैंड्स, यानी जो औरतों का तन मन धन है वो उनके हाथों में सौंप दें। अब जैसे आजकल तो महिलाएं जॉब में बहुत होती हैं, पैसा भी कमाती हैं, लेकिन जो विक्टोरियन एज था तो उसमें धन का कंसेप्ट तो था नहीं, तो फ्लैश एंड स्पिरिट है ना। फ्लैश तन हुआ, स्पिरिट मन हुआ। तो लेइंग माने रख दें, सौंप दें, फ्लैश एंड स्पिरिट तन और मन इन दाई हैंड्स आपके हाथों में। तो यही उचित है और यही मैं करूँगी कि अपना तन मन तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। और अगर आज के युग के हिसाब से कहा जाए तो धन भी, क्योंकि औरतें अक्सर आजकल कमाती हैं, तो वो धन भी अगर आप अपने मर्दों के हाथ में ही सौंप दें तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तन मन धन, वक्त पे उनको खाना बना के खिलाइए, घर के सारे उनके काम कीजिए, और जो आप पैसा कमा कर लाएं वो भी उनके हाथ में दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से फिर कोई झगड़ा नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चलती हैं। यही आपसे उम्मीद की जाती है, तभी आप अच्छी महिला होंगी, अदरवाइज़ तो आप अच्छी नहीं होंगी फिर, है ना। तो ये मुझे करना है। तो सारा जो पूरी पोएम है वो विक्टोरियन आइडियोलॉजी को दिखा रही है। विक्टोरियन क्या, जैसा मैंने आपको बताया, पैट्रियार्कल सोसाइटी की यही आइडियोलॉजी होती है। अब तो खैर वहाँ फेमिनिज्म का बहुत बोलबाला है और इस तरीके की बातें नहीं की जाती। तो ये ख़ास कर विक्टोरियन आइडियोलॉजी कहलाती है। हमारे यहाँ तो भाई हम क्योंकि पूरब के वासी हैं तो हमारे यहाँ तो अभी भी यही आइडियोलॉजी है, और आप अच्छी तभी होंगी जब आप इसको फॉलो करें। और भाई हमें तो अच्छे बनने का शौक़ होता है तो ये हमारी तो अभी भी यही आइडियोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th स्टेंजा देखते हैं। दैट शैल बी टुमारो नॉट टू नाइट, आई मस्ट बरी सोरो आउट ऑफ साइट। तो दैट शैल बी टुमारो, कल मैं यही करूँगी, है ना, नॉट टू नाइट, बस आज की रात रहने दो, आज की रात नहीं करते हैं, कल से मैं यही करूँगी, है ना। आज तो क्योंकि कुछ हुआ होगा, कोई बात कही होगी, तो आज तो झगड़ा हो गया, है ना, अब कल से यही करूँगी। दैट शैल बी टुमारो नॉट टू नाइट, आज की रात तो बात मैंने कह दी और झगड़ा हो गया, अब लेकिन कल से वही जो ऊपर बताया है वही मैं करूँगी। आई मस्ट बरी सोरो, मैं अपना जो दुख है उसको बरी कर दूँगी, दफना दूँगी, आउट ऑफ साइट, अपनी नज़र से दूर, यानी मुझे दिखाई ना दे। भाई जब आपको कुछ दिखाई देता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोलते हैं, उसको बोलेंगे तो फिर झगड़ा होगा ही। आपको क्या है, सब कुछ बर्दाश्त करना है, बोलना नहीं है उसके खिलाफ। अब तो फिर वो वही कह रही है कि मेरा जो दुख है आज तो मैंने बोल दिया, कह दिया, और इस बात को लेके तुम बुरा मान गए, इसी बात को लेके हमारी डिबेट हो गई, इसी बात को लेके हमारी बहस हो गई, लेकिन कल मैं क्या करूँगी, आई मस्ट बरी सोरो, मैं अपने दुख को, अपने जो पीड़ा है उसको दफना दूंगी, अपना रंजोगम आउट ऑफ साइट, ऐसी जगह दफना दूंगी जहाँ मुझे नज़र ना आए, अपनी नज़रों से दूर उसको दफना दूंगी। तो अब मैं कोई शिकवा शिकायत आपसे नहीं करूँगी कल से। ठीक है, ये 9th स्टेंजा था। और अब देखिए 10th स्टेंजा। मस्ट अ लिटिल वीप लव
फुलिश मी। हाँ, मैं थोड़ा सा रो लूँ क्योंकि आंसू निकल रहे हैं मेरे। मतलब मैं कल से नहीं करूँगी ऐसा, लेकिन जो मेरा दुख था वो मेरी ज़ुबान पर आ गया, मेरी आँखों में छलक आया। तो मैं थोड़ा सा, मेरे ये आंसू निकल आए। फुलिश मी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, देखो मेरे आंसू निकल आए। तो मैं थोड़ा सा रोने की इजाज़त तो दे दो मुझे मेरी जान। एंड सो फॉल एस्लीप, और चलो सो जाते हैं लव्ड बाय दी, यानी तुम्हारी मोहब्बत पाकर, यानी तुम्हारी बाहों में समाकर, तुम्हारे करीब आकर चलो हम सो जाते हैं, मैं सो जाती हूँ। एंड सो फॉल एस्लीप लव्ड बाय दी, यानी तुम्हारी मोहब्बत को पाकर अब मैं सो जाती हूँ। तो ये सोने से पहले के लास्ट वर्ड्स हैं। अक्सर झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ में और आशिक और महबूबा में, तो इसी तरीके का एक झगड़ा है। और लास्ट में उसने समर्पण करके, सरेंडर करके अपने जो भी है मर्द है उसके सामने सरेंडर करके झगड़ा शांत कर लिया। अब चलो सो जाते हैं। तो ये तो गए सोने और हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।